नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बदायूं से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की धनराशि का अंतरण बटन दबाकर किया। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां 10 करोड़ रुपए की लागत से 75 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आगरा से है, जहां अप्सा फिएस्टा के तत्वाधान में सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल में टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीजेपी शहर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, अप्सा सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा, अप्सा कार्यकारिणी सदस्य सुमित उपाध्याय तथा विद्यालय की एमडी ओशिन शर्मा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित व माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। प्राचार्य अंशु सिंह ने प्रतियोगिता के नियमों से अवगत कराया। प्रतियोगिता एकल तथा युगल बालक वर्ग तथा बालिका वर्गों में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में आगरा के 12 विद्यालयों की टीम ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में साहिल कुमार, गौरव राठौर, हर्षित कुमार, हार्दिक पालीवाल, गर्ग ऋषि उपस्थित रहे। विद्यालय के सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा व एमडी शिवांजल शर्मा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मैं सबसे पहले तो एंड्रूज स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने मित्र श्रीमान गिरधर शर्मा जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया के नाम से पूरे भारतवर्ष के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, उसी के निमित्त आज एंड्रूज स्कूल के प्रबंधकों ने यहाँ पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश के नन्हे मुन्ने जरा जरा से बच्चों का यहाँ पर जो उत्साहवर्धन किया है, वाकई में काबिल तारीफ़ है और मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने यहाँ पर आकर उन बच्चों को, जो विजयी बच्चे हुए हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर एंड्रयूज बल्केश्वर के प्रांगण में अप्सा फिएस्टा 2025 के अंतर्गत क्विज कंपटीशन का आयोजन हुआ है। इसमें 21 स्कूलों से बच्चों ने भाग लिया है और 3 कैटेगरीज होती हैं, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। तो तीनों ही कैटेगरीज में बहुत सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन आया है। फ़िलहाल एलिमिनेशन राउंड के लिए बच्चे ऑलरेडी फर्स्ट राउंड दे रहे हैं, जिसमें रिटन टेस्ट चल रहा है और उसके बाद स्टेज राउंड्स होंगे जो सभी दर्शकों के सामने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड्स हैं जिसमें बस बैटल है और फायर स्टेज है और इंस्टेंट फायर राउंड्स। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग राउंड्स हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो एंजॉय करेंगे, साथ में जितने भी टीचर्स आए हैं और जितने भी ऑडियंस हैं ऑडिटोरियम में, वो सभी इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आज सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल में अप्सा द्वारा आयोजित फिनाले अप्सा फिएस्टा का सेकंड लास्ट डे है और यहाँ पर टेबल टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के जितने भी विद्यालय हैं उनकी सभी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस समय फाइनल मैच चल रहा है सुमित्रा हॉल और सिम्बोजिया पब्लिक स्कूल के बीच में, और बॉयज़ में ऑलरेडी गायत्री पब्लिक स्कूल 3rd प्लेस ले चुका है और बच्चे अपना जज्बा दिखा रहे हैं। और अप्सा का जो प्रयास है वो बहुत ही सफल सिद्ध हो रहा है। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जितने भी बच्चों को जन्म दिया है उन सब के अंदर कोई ना कोई खूबियाँ हैं, बस उनके गुरुजनों को उन्हें तलाशना है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर स्थित आईडीबीआई बैंक में ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग के कारण स्टेबलाइजर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बैंक में आग लगने की सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 टीम तुरंत मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। आग लगने के दौरान बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकाले गए। कोतवाली पुलिस ने घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्यवाही में जुटी हुई है। क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेंद्र व्यास। ये आज आईडीबीआई बैंक में आग लगी, किस कारण से आग लगी है? जो बैंक के बाहर जो रखा है आपका ट्रांसफार्मर, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक के अंदर जो स्टेबलाइजर था उसमें आग लग गई। तो
सभी स्टाफ और सभी कस्टमर बाहर भागे तुरंत, तो उस पर घटना पे तुरंत कंट्रोल करके आग से तुरंत काबू पाया गया। इसमें कोई नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं? कुछ नहीं, केवल स्टेलाइजर का नुकसान हुआ है और बाकी कोई ज़्यादा जान माल का कोई नुकसान नहीं है इसके अलावा। और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और तुरंत आकर के इस पर संज्ञान लिया। आज आग लगी, किस कारण से लगी? हाँ, अभी सूचना मिली थी 12:15 पे। हमारे जो एफएसएल थे उनके मोबाइल पे आई थी कि बैंक में आग लगी। तत्काल मौके पे पहुंचे 2 फायर टेंडर के साथ। आके देखा कि सर्वर रूम में आग लगी हुई थी, जो उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने का, और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। मौके पे पहुंच के इसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। इसमें कोई जनहानि नहीं है और लॉस भी ज़्यादा है। सर आग लगने का कोई आग लगने का कारण यह लोग बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर से फ्लक्चुएशन होता रहता है, जो इन्होंने बैंक वालों ने बताया। उसके कारण ही बिजली कम ज़्यादा आती है, उसी कारण से उसमें आग लगने की संभावना है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की धनराशि का अंतरण बटन दबाकर किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जनपद के 3,70,002 लाभार्थियों को 21 करोड़ 9,62,779 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिला व 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सब्सिडी के चेक का वितरण केंद्रीय राज्य मंत्री, जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने किया। बदायूं के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर व विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, बिसी विधायक हरीश शाके, बीजेपी नेता शारदेंदु पाठक आदि मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया के सीआर ब्लॉक में प्रमुख आलोक सिंह ने लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से 75 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि 5.5 करोड़ रुपए से 38 कार्यों का लोकार्पण और 4.5 करोड़ रुपए से 37 कार्यों का शिलान्यास किया गया। आलोक सिंह ने कहा कि इन कार्यों से लोगों की जटिल समस्याओं का समाधान हुआ। उन्होंने भव्य तरीके से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी जो हर 6 महीने में होती है और पिछले 1 साल में किए गए सभी कार्यों का लोकार्पण था और हम अगले 6 महीने में जो कार्य करेंगे उसका शिलान्यास था। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी परियोजनाएं थी जिसका लोकार्पण आज आपने किया? प्रमुख रूप से जैसे सीयर अस्पताल में पूरे परिसर का इंटरलॉकिंग, हल्दीरामपुर माइनर का जल निकासी के लिए खेतों में किसानों को पानी पहुंचने के लिए 3 पुलिया का निर्माण, मोलनापुर में राजभर बस्ती और मुस्लिम बस्ती में विवाद को सुलटाते हुए एक बड़ा नाली का कार्य, लगभग 60% घरों का पानी निकल के बाहर जाने का कार्य और 80% गांव में मोलनापुर के इंटरलॉकिंग कार्य। बनकरा में सभी स्कूल और सभी मंदिरों को जोड़ते हुए एक रास्ता है, जस्ट लाइक ए कॉरिडोर बोलेंगे, लगभग 800 मीटर का, उसका इंटरलॉकिंग कार्य। बहुता में इंटरलॉकिंग कार्य, ग्राम सभा तुर्तीपार में मलाह बस्ती और राजभर बस्ती में 100% इंटरलॉकिंग और जल निकासी। उस बस्ती में आप जाएंगे तो कुछ भी आपको कच्चा नहीं दिखेगा। हमारे इंदिरा नगर प्राइमरी स्कूल में शौचालय का, बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण और शुद्ध पेयजल पीने हेतु आरओ प्लांट का निर्माण। चौकिया मोड़ स्कूल में, कंपोजिट स्कूल में स्वच्छ पेयजल पीने के लिए आरओ प्लांट का निर्माण। इस तरह बहुत सारे कार्य हैं जो मैंने किया है। सर, आज जिन परियोजनाओं का जो शिलान्यास आपने किया है उसकी अनुमानित लागत क्या है? मोटा मोटी 4-4.5 करोड़ रुपये। ये कब तक पूर्ण हो जाएगा? अगले सत्र के पहले, मतलब मार्च के पहले। सर, जो कार्यों का शिलान्यास हुआ है 38 कार्यों का और लोकार्पण 37 वाले में कितने खर्च में था?
जो कार्य पूरे हो गए लोकार्पण वाले लगभग 5-5.5 करोड़ रुपये। ये कार्य मेरे लिए एक मुल्लापुर में नाली था जो मतलब सोच ही नहीं सकते थे, वो पानी रोड पे रहता था, लेकिन खैर लोग मान गए, वो हमने वो कार्य कराया। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा कस्बे का निरीक्षण किया गया, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक समेत भीड़भाड़ वाले इलाकों और दुकानों पर संदिग्ध एवं अजनबी व्यक्तियों की चेकिंग कर पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति चिन्हित नहीं हुआ। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने स्थानीय दुकानदारों को सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी अजनबी व्यक्ति को दुकान पर पनाह न दें और न ही अनावश्यक रूप से ठहरने दें। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगे तो तत्काल पुलिस को सूचित करे ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। दीपावली से पहले ललितपुर पुलिस ने जनपद के 134 मोबाइल मालिकों को बड़ी सौगात दी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में साइबर सेल व जनपद पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी व गुम हुए मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 24.5 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस लाइन में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने स्वयं उपस्थित होकर सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरों पर दिवाली से पहले खुशी की चमक झलक उठी। मोबाइल पाने वाले नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक एवं पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस का ये कदम आम जनता के विश्वास को और मजबूत करता है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी गढ़, साइबर सेल प्रभारी सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आपको मोबाइल मिला है दीपावली के पहले? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वैसे तो। अच्छा, कब आपका गुम हुआ था मोबाइल? मेरे मोबाइल को करीबन 10-11 महीने हो रहे हैं। अच्छा, मिला है तो क्या कहना चाहेंगे पुलिस विभाग के लिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मोबाइल में आपको मिला है, पुलिस विभाग के लिए आपका क्या संदेश है? क्या पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 8 महीने बाद मुझे मेरा मोबाइल पुनः प्राप्त हुआ है। जी, कब गुम? 8 महीने में? हाँ, 8 महीने हो गए। जी सर, कितने मोबाइल मिले हैं और कितने लाख के मोबाइल हैं? देखिए, आज 134 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो आज हम लोगों ने ललितपुर पुलिस के द्वारा आज जो आम लोगों के गिरे हुए थे या कहीं पे खो गए थे उन सबको आज हम लोगों ने उनको वापस किया है, उनको सुपुर्द किया है। इसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 25 लाख रुपए के आसपास की है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई थी जिसमें हमारी सर्विलांस की टीम थी, थाने की टीम थी और अलग अलग राज्यों में और यूपी के भी अलग अलग ज़िलों से ये सभी मोबाइल फ़ोन जो अलग अलग जगहों पे चल रहे थे उन सभी को बरामद किया गया था। और बरामद करके आज इनके जो स्वामी हैं उनको आज पुलिस लाइन परिसर में आज उनको सुपुर्द किया गया था, जो पुलिस की तरफ से दिवाली की उनको बहुत बहुत एक गिफ्ट है। और सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी कभी मोबाइल फ़ोन आपका होता है या गिरता है या कहीं चोरी हो जाता है तो इसकी तत्काल सूचना जो है आप थाने को ज़रूर दीजिए, एसपी ऑफिस को ज़रूर दीजिए, हमारे साइबर थाने को ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में बहुत इम्पोर्टेंट आपकी जानकारियां होती हैं और इसका दुरुपयोग जो है वो भी हो सकता है। तो जो आप सूचना दे देते हैं तो वो हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है और फिर हमारी टीम जो है उसके लिए लगातार प्रयास करती है और उसको बरामद भी करती है। 2-2 साल पुराने मोबाइल फ़ोन को भी हम लोगों ने बरामद करके आज सुपुर्द जो है वो किया है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के फूलपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 15 वर्षीय छात्र हसनैन आलम का मंगलवार शाम करीब 5 बजे बाइक सवार युवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया और अगली सुबह उसकी लाश गुलचपा नहर भरौरी फूलपुर में उतराती मिली। कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की गई। वहीं नहर के पास खून से सनी एक ईंट भी बरामद हुई है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हसनैन फूलपुर थाना क्षेत्र के कन्नौजा खुर्द गांव निवासी परवेज आलम का बेटा था, जो पुणे में नौकरी करता है, जबकि पत्नी आशिया बेगम बच्चों के साथ गांव में रहती है। आशिया बेगम ने मलैथुआ संदलपुर गांव निवासी अपने मामा सैयद बाबा, उनके बेटे जुनैद और दोस्तों पर रंजिशन, अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने पूरी रात तलाश के बाद बुधवार सुबह थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 14/10/2025 को थाना फूलपुर पर आशिया बेगम पत्नी परवेज आलम निवासी कन्नौजा खुर्द द्वारा सूचना दी गई कि उनका पुत्र 13/10/2025 की शाम 5 बजे से गायब है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 1/455/25 धारा 137(2) BNS में पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात गुमशुदा किशोर की जांच के लिए पुलिस द्वारा
प्रयास किया जाने लगा। प्रयास के क्रम में सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो गुमशुदा किशोर है वह अपने माँ की मामा के लड़कों के साथ अपने दादा को बताकर उनके साथ बाइक पर गया था। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ये दुर्वा गांव के पास नहर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उपरोक्त व्यक्ति की शिनाख्त की गई। शिनाख्त के क्रम में पता चला कि उसका नाम हसनैन है, जो परवेज़ आलम का पुत्र है। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पीएम के लिए शव को मोर्चरी भेजा गया है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और जो अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।